Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is time and space complexity of factorial using recursion. तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बताया रिकर्जन के थ्रू, और उसमें आपको मैंने 4 बॉडीज तोड़ के दिखाई कि किस तरीके से बॉडीज बनती हैं और कैसे कैसे फंक्शन कॉल होता है। वहां पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी रिकर्जन होता है तो एक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अच्छा, आज हम उसी के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे कि फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। स्टार्ट करता हूं मैं फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी से। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब मैंने जैसा आपको बताया था कि उस समय मैंने आपको 4 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाया था, तो मैंने बताया था 4 का फैक्टोरियल एक्चुअल में निकला कैसे है। पहले निकला है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, फिर निकला है 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, और 1 को मैंने बेस कंडीशन लिया था, अगर आपको याद हो। क्लियर? तो और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? तो अब क्या होगा, तो 1 के बाद आते ही ये क्या होगा, रिवर्स करना शुरू हो जाएगा। पहले वो फ्रंट पे आगे जा रहा था, अब वो बैक आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 6, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 24, और यहां से वो फाइनल आंसर मेन के अंदर पहुंचा देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। फिर एक चीज और मैं बता रहा था आपको कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, रिकर्जन करते हैं, तो हमारा एक स्टैक मेंटेन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैक। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा कि स्टैक में सबसे पहली वाली वैल्यू गई होगी। पहला वाला फंक्शन कौन सा कॉल हो रहा था, फंक्शन rec4। रेक मैंने बताया था rec4 कॉल हो रहा था। rec4 के बाद क्या कॉल हो रहा था, rec3 कॉल हो रहा था। rec3 के बाद क्या कॉल हो रहा था, rec2 कॉल हो रहा था, और rec2 के बाद क्या कॉल हो रहा था, rec1 कॉल हो रहा था, और rec1 के बाद कुछ नहीं कॉल हो रहा था, क्योंकि rec1 हमारा टर्मिनेशन कंडीशन था, बेस कंडीशन था। तो हुआ क्या था, एक्चुअल में ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इन्हें बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। और ये जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है हमेशा पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि क्या हमने 4 का फैक्टोरियल एक बार में निकाल लिया? नहीं, 4 को छोड़ के हम आगे बढ़ गए 3, 3 को छोड़ के हम आगे बढ़ गए 2, और 2 को छोड़ के हम आगे बढ़ गए 1। उसके बाद ये सारे अभी पेंडिंग है। उसके बाद हम बैक साइड आके क्या करना शुरू करेंगे, इसे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो ये सारे काम हम करते रहेंगे। अब आती है बात, आपके पास ये सिचुएशन आ गया। चलो, अब मैं कैसे निकालूंगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, 2 कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कोई भी प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली रन करने पे, ठीक है, और किसी भी प्रोग्राम को कितना स्पेस चाहिए होगा रन करते समय या उसको एग्जिस्ट करने पे। लेट्स स्टार्ट। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इफ आई टॉक अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो मान लेते हैं कि एक रिकॉर्ड को, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को सेव करने में सी स्पेस लग रहा है। तो लेट सी स्पेस इज यूज्ड फॉर 1 एक्टिवेशन रिकॉर्ड। मान लेते हैं कि हमें एक सी स्पेस लग रहा है एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड को सेव करने के। और मुझे एक बात बताओ, 4 का फैक्टोरियल है तो कितने एक्टिवेशन रिकॉर्ड लगे, 1 2 3 4। तो ऐसे ही अगर n का फैक्टोरियल निकालेंगे तो फॉर n वी हैव व्हाट, एक के लिए c स्पेस, तो वी हैव n डॉट c स्पेस। क्लियर? अगर हमें n का निकालना है, n का फैक्टोरियल, 4 के लिए 4 एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो इसी तरीके से n के लिए n एक्टिवेशन रिकॉर्ड, तो एक के लिए c, तो n के लिए n इंटू c। यहां पे c क्या, वेयर c इज कांस्टेंट, वेयर C is constant, C constant है। क्लियर? और हम हमेशा बात करते हैं वेरिएबल, जो चीज चेंज होगी। तो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो यहां पे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट को हम कभी नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे वेरिएबल को। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी थीटा। कितनी आएगी, थीटा। और होपफुली आपने ये नोटेशंस अच्छे से पढ़ चुके हैं, ओमेगा, थीटा और बिग ओ नोटेशन। तो ये थीटा है, थीटा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है या किसी भी कंपटीशन में आपको ये आता है कि अगर फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो बताओ उसमें कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी उसमें थीटा। नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलो
चलो लेट्स स्टार्ट एंड टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो अगर आपको ये स्टैक दिख रहा है तो स्टैक में कितने ऑपरेशन होते हैं आपको पता है? स्टैक में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। तो पुश और पॉप कब हुआ? जब हम रिकर्जन को आगे बढ़ा रहे थे। क्लियर? 4 का फैक्टोरियल 4 ने 3 को कॉल किया, 3 का फैक्टोरियल 3 ने 2 को कॉल किया, 2 का फैक्टोरियल 2 ने 1 को कॉल किया। तो इस समय तक हम क्या कर रहे थे? वैल्यू को पुश कर रहे थे, 4 3 2 और 1। तो कितने पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए? हमारे 4 पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए। क्लियर? और उसके बाद फिर हमने पॉप करना शुरू किया। हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और फिर 4 को बाहर निकाल के हमने फाइनल आंसर दिया। तो क्या हुआ? क्या हमने कितने पुश किए? 4 पुश किए। और कितने पॉप किए? 4 पॉप किए। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, पुश में 4 और पॉप में 4। मान लो एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में लेट टाइम टी इज वेयर टी इज कांस्टेंट, जहां पे टी कांस्टेंट है, कोई भी कितना भी समय 2 नैनो सेकेंड या 2-3 मिली सेकेंड, कोई भी मान लो। लेट टाइम टी इज रिक्वायर्ड, let time t is required to perform either push or pop। मान लिया कि t टाइम लग रहा है पुश और पॉप को लगा करने में, या तो पुश को करने में t टाइम लग रहा है, पॉप को करने में t टाइम लग रहा है। तो टोटल कितने टाइम हमारा लग रहा है? लेट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर n नंबर कितने ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे? नंबर ऑफ ऑपरेशन विल बी n फॉर पुश प्लस n फॉर पॉप। पुश के लिए भी n ऑपरेशन, जैसे 4 के लिए 4 पुश 4 पॉप हुए, वैसे n के लिए भी n पुश होंगे और n पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होंगे फॉर n नंबर। दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेशन, दिस इज नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है? अब अगर मैं इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा? 2n और डॉट t हो जाएगा। डॉट t क्या? जब एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में t टाइम लग रहा है तो 2n ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कितना लगेगा? 2n इंटू t टाइम लगेगा। सो ये हमारा हो गया, दैट इज 2nt वेयर, जहां पर वेयर t एंड 2 बोथ आर कांस्टेंट। ये दोनों ही क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो हम कांस्टेंट को हमेशा इग्नोर करते हैं, तो हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? थीटा ऑफ कितना आ जाएगा? n। हमारा थीटा ऑफ n आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमारा फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थीटा n आई, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी कितनी आई? थीटा n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यही चीज आपसे कॉम्पिटिशंस में या आपसे किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर? अब मैं डिस्कस करूंगा वो सवाल जो मेरे दिल में बहुत पहले से बसा हुआ है कि अगर हमने रिकर्जन पढ़ा है, सबसे अच्छा एक चीज, मैं उसको शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं। आपके मन में 100% एक सवाल तो उठ रहा होगा कि सर हम रिकर्जन पढ़ क्यों रहे हैं ना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडिंग रिकर्जन? रीजन क्या है? व्हाई रिकर्जन सर? व्हाई रिकर्जन? रिकर्जन क्यों? जब उसी काम को, फैक्टोरियल के प्रोग्राम को हम इटरेशन से भी कर सकते हैं, तो रिकर्जन की क्या जरूरत है? और एक चीज और आप समझ लो कि रिकर्जन में एक्स्ट्रा मेमोरी का ओवरहेड है। यहां पे हमें स्टैक बनाना पड़ रहा है। क्लियर? हर फंक्शन कॉल के लिए हमें स्टैक बनाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। तो एक ये हमारा ओवरहेड है। तो अगर ये ओवरहेड है, उसके बावजूद भी हम रिकर्जन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और मैं आपको बता दूं, अगर मैं कंपेयर करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो रिकर्जन की ज्यादा है, इटरेशन की कम है। लेकिन फिर क्या, ऐसा क्या है रिकर्जन में जो हम रिकर्जन को इस्तेमाल करते हैं? तो ये बात आज के बाद याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज बेटर, रिकर्जन और इटरेशन, इवन देन ऑल्सो रिकर्जन इज बेटर। क्यों बेटर है? क्योंकि रिकर्जन जिस प्रोग्राम को, शायद मैंने आपको दिखाऊंगा, अगर आप टावर ऑफ हनोई, आप अभी गूगल में सर्च कर लेना, अगर टावर ऑफ हनोई के प्रोग्राम को आप 5 टावर ऑफ हनोई अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको, अगर आपको नहीं पता तो उसमें 3 डिस्क होती है। या अगर मैं बात करूं किसी भी सॉर्टिंग का प्रोग्राम जिसमें रिकर्जन, या जिस भी प्रोग्राम जहां पे रिकर्जन लग रहा है, ठीक है, जहां पे रिकर्जन लग रहा है, हो सकता है रिकर्जन से वो प्रोग्राम, कैन यू बिलीव, वो प्रोग्राम हो सकता है 10 या 20 लाइन पे हो जाए, और अगर रिकर्जन मैं ना लगाऊं तो हो सकता है वो प्रोग्राम 200-250 लाइन पे हो। कैन यू इमेजिन? 10-15 लाइन, वो प्रोग्राम जो 10-15 लाइन में रिकर्जन के थ्रू हो सकता है, उसी प्रोग्राम को इटरेशन के थ्रू करने पे 200 से 250 लाइन लग जाएगी। तो किसी भी प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए,
शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रिकर्जन का, ताकि हमारा जो कोडिंग और नंबर ऑफ लाइंस हो वो रिड्यूस कर सके और हमने अपने प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंडेबल बना सके। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो ना, 200 लाइन को समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा या सिर्फ 5 लाइन को समझने में ज्यादा लगेगा? आपको ओवरऑल रिकर्जन का बेस समझना है। रिकर्जन का बेस क्या है, कैसे काम करता है। अगर आपने ओवरऑल ये समझ लिया तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आज के बाद आप कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज मत होना। रिकर्जन, तो रिकर्जन सिर्फ इसलिए बेटर है कि एक स्मॉल एक बड़े से प्रोग्राम को बहुत छोटे से फॉर्म में कर सकता है। ठीक है, वही जैसे मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि टावर ऑफ होने का जो प्रोग्राम है, अगर आप उसको रिकर्जन के थ्रू करो तो वो 13 से 14 से 15 लाइन के अंदर बन जाएगा, और वही प्रोग्राम अगर आप इटरेशन के थ्रू करो तो इट विल टेक नियर अबाउट 150 to 160 लाइन्स ऑफ कोड। सो सी द डिफरेंस, कहां 15 लाइन, कहां 160 लाइन है। तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। सो अब मैं टाइम देखता हूं और उसके हिसाब से मैं आगे आने वाला क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? तो टाइम हो गया है, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं 2 क्वेश्चन, और वो 2 शानदार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज के बाद आपकी रिकर्जन की अंडरस्टैंडिंग को, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको यही पे समझ में आ जाए पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं वो 2 प्रोग्राम करा रहा हूं। एक आईआईटी का है, आईआईटी खड़गपुर का है, और एक प्रोग्राम है आईआईटी खड़गपुर में पूछा था कोई कॉम्पिटिशन में, तो वो मैं वहां पे वो प्रोग्राम मुझे मिला था। और एक प्रोग्राम मैं आपको कराता हूं, किसका मैं आपको प्रोग्राम कराता हूं, एक टेस्टिशियस में जो पूछा गया। तो वो 2 प्रोग्राम के बाद आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, आई एम कमिंग विद नेक्स्ट वीडियो। Till then, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching. Thank you so much.